दिवा स्वप्न। राही नामक एक युवक रतनपुर गांव के एक किसान का बेटा था। वो खेती के कामों में पिता को सहयोग देता नहीं था। सदा दिवा स्वप्न देखा करता था कि राजकुमारी से विवाह करूं और राजा बनूं। उसका पिता उसके इस रवैये से तंग आ गया और उसे घर से निकाल दिया। राही को पिता का ये काम शुभ सूचक लगा। वो सीधे राजधानी जाकर अपने मामा सुमन के यहाँ रहने लगा। सुमन ने बहुत पहले राजा की सेना में काम किया। अपने धैर्य साहस के लिए राजा से इनाम भी पाया। उसकी बेटी मल्लिका राजकुमारी प्रियमवदा की प्रधान परिचारिका थी। सुंदर व हृष्ट-पुष्ट राही सुमन को अच्छा लगा। उसे देखकर बड़ी खुशी हुई। ऐसे युवक को राज दरबार में नौकरी आसानी से मिल सकती है, इसलिए उसने सोचा कि इसे नौकरी दिलाऊं और बाद इसकी शादी अपनी बेटी से करा दूं। वो घर जवाई बनकर अपने घर में ही रह जाएगा। अपना यह विचार उसने राही से बताया। उसे इस बात पर खुशी तो हुई कि राज दरबार में नौकरी मिलेगी, पर मल्लिका से विवाह रचाने का प्रस्ताव उसे कतई पसंद नहीं आया। पर उसने अपना विचार व्यक्त होने नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा, पहले किले पर फतह कर लूं, फिर देख लेंगे। अपनी स्वीकृति दे दी। सुमन चाहता था कि राही को पहले सैनिक की नौकरी दिलाऊं, किंतु राही ने ये नौकरी अस्वीकार कर दी। उसने साफ साफ कह दिया कि तलवार, डाल, बर्बी लेकर नगर से दूर पहाड़ी प्रांतों में घूमना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। सुमन ने कहा कि तब प्रेरी का काम संभालो और रात के समय नगर की गलियों में पहरा देते रहो। उसने ये काम करने से भी इनकार किया। उसने ये कहकर जोरदार विरोध किया कि रातों में नगर की गलियों में थका मांदा घूमना मेरी शान के खिलाफ है। मल्लिका ने इन दोनों की बातचीत सुनी और राही से पूछे बिना ही उसे एक नौकरी दिलाई। अब उसे रातों में किले में रहकर हर पहर घंटी बजानी होगी और समय सूचित करते रहना होगा। नौकरी में प्रवेश करके दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए, किंतु राही राजकुमारी को देख नहीं पाया। उससे रहा नहीं गया तो उसने एक माली से पूछा कि राजकुमारी इस ओर कब कब आती रहती है। वृद्ध माली ने हंसकर कहा, भला राजकुमारी को इस तरफ आने की क्या आवश्यकता है। दिखाई पड़ने वाले दीवार के उस ओर के उद्यानवन में अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती है। वहां के तालाब में जल क्रीड़ाएं करती रहती है। बाद अंतःपुर चली जाती है। राजकुमारी को देखने की तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा हो तो 1-2 महीनों तक सब्र करो। राजा उसके लिए वर ढूंढ रहे हैं। विवाह मुहूर्त पर हम जैसे सब लोग राजकुमारी को देख सकते हैं। जब राही ने सुना कि राजकुमारी का विवाह होने वाला है तो वह बहुत ही चिंतित हो उठा। उसे लगा मानो दिल की धड़कन ही बंद हो गई। उसे लगा कि विलंब करने से राजकुमारी किसी और की हो जाएगी। उसने राजकुमारी से मिलने का एक उपाय सोचा। दूसरे दिन सायंकाल वह राजकुमारी के लिए फूल ले जाने वाली दासी से मिला। उसे बातों में लगाया और उसकी टोकरी में पहले से ही लिखा गया पुरज़ा उसकी जानकारी के बिना ही रख दिया। उसने उस पुरज़े में लिखा, मैं आपके लिए बहुत ही दूर के एक गांव से आया है। इसके लिए मुझे एक छोटे से जंगल से गुजरना पड़ा, 2 छोटी नदियां पार करनी पड़ी और पहाड़ी प्रांतों में पैदल चलना पड़ा। इतना सारा परिश्रम मैंने आप ही के लिए किया। रातों में घंटी बजाने की बेगारी भी आप ही के लिए कर रहा है। आपका राही। दासी तो फूलों की टोकरी लेकर चली गई, पर राही को अब डर लगने लगा। उसने सुन रखा था कि राजा चंड शासक है। नाराज हो जाने पर वह अपने वश में नहीं रहता। दोषी को कड़ी सी कड़ी सजा देता है। किले में काम करने वाले कर्मचारी इस संबंध में चित्र विचित्र कहानियां सुनाते रहते हैं। उसने सोचा, अगर समय मेरा अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है मेरा पुरज़ा पढ़कर राजकुमारी भड़क उठे और वह अपने पिता को दिखाए। तब तो राजा अवश्य ही मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, मेरे टुकड़े टुकड़े करके चीलों और गिद्धों को फेंक देंगे। सोचते सोचते उसकी चिंता बढ़ती गई और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उन्मादी की तरह बर्ताव करने लगा। पहले पहर पर घंटी जो बजानी थी उसने नहीं बजाई। दूसरे पहर पर 3 घंटियां एक साथ बजाईं। 3 बार जब घंटियां बजी तो राजा चौंककर अपने बिस्तर पर उठ बैठा। हर दिन तीसरे पहर पर जाग जाने की उसकी आदत थी। दासियां आकर उसे जगाती थीं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। इस पर पहले उसे आश्चर्य हुआ और फिर नाराजी से ताली बजाई।
तालियों की आवाज सुनते ही दासियां दौड़ी दौड़ी आईं। राजा ने उन्हें खूब डांटा डपटा। फिर कालकृत्य समाप्त कर लेने के बाद उपहार करने जब रखोई घर में आया तो देखा कि वहां अंधेरा ही अंधेरा था। हताश राजा की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वह सोचता हुआ बैठा रह गया। बहुत देर हो गई पर चौथी घंटी बजी ही नहीं। तब उसने रखवाले को बुलाकर पूछा तो उसे मालूम हुआ कि अब तीसरा पहर समाप्त होने में और बहुत समय है। ये जानकर राजा आपसे बाहर हो गया और राही को बुला लाने की आज्ञा दी। राजा से खबर पहुंचते ही राही ने ठान लियो कि पुरजे के विषय में राजा को मालूम हो गया। अब उसे फांसी की सजा होकर ही रहेगी। घबराता हुआ, भयभीत होकर, दिल को थामे वह सिपाहियों के साथ साथ गया। राही को देखते ही राजा ने पूछा, अरे तुम ही रात को घंटी बजाती हो न? राही के मुंह से बात निकल नहीं रही थी। उसने कांपते हुए हाँ के भाव में सिर हिलाया। उसकी इस स्थिति को देखकर राजा को उस पर दया आई। उसने इस बार मंद स्वर में पूछा, तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? महाराज, तीसरा महीना चल रहा है, राही ने कांपते हुए स्वर में जवाब दिया। राजा ने उसे एक बार नक से शिख तक गौर से देखा और कहा, तुम हृष्ट-पुष्ट आदमी हो, बलवान हो। तुम्हें तो सैनिक की नौकरी देनी थी, किंतु पता नहीं तुम्हें किसने घंटी बजाने की नौकरी दिलवाई। एक सप्ताह भर सावधानी से काम संभालना, फिर सेनाधिपति से कहकर सेना में भर्ती करा दूंगा। हंसते हुए राजा ने कहा। परंतु अब भी उसका कंपन कम नहीं हुआ। बच जाने की खुशी में वहां से धीरे से चला गया। परंतु उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि राजा को अवश्य ही उसके पुरजे की बात मालूम हो जाएगी और उसे कड़ी सी कड़ी सजा देकर ही रहेंगे। सिर झुकाकर जब किले के मुखद्वार की तरफ जाने लगा तब मल्लिका उसके सामने आई और बोली, मेरे भोले साजन, मैं जानती है कि उस कुग्राम को छोड़कर तुम यहाँ मेरे लिए ही आए हो। अपने मन की बात मुझसे बताने के लिए क्या तुम्हें फूलों की टोकरी ही मिली? फूल मालाएं मैं ही राजकुमारी के लिए पिरोती है। अच्छा हुआ वह पुरजा मेरे हाथ लगा। वह पुरजा राजकुमारी देखती तो तुम्हारा सिर काटकर किले के द्वार पर लटकाती। वो यही समझती कि यह प्रेम पत्र उसी को लिखा गया है। पिताजी 1-2 दिनों में हमारा विवाह कराने वाले हैं। उस पुरजे में मेरा नाम लिखने में भी इतनी शर्म। आखिर एक गांव से आए युवक हो न। हंसती हुई वह अंतःपुर की ओर चली गई। मल्लिका की बातें सुनकर राही को लगा मानो पर्वत जितना भार सिर से उतर गया हो। अब थोड़ा निश्चिंत होकर सोचने लगा, बुद्धिहीन होकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जरा भी इधर उधर हो जाता तो फांसी हो जाती। अच्छा हुआ बच निकला। मुझ जैसे आदमी को ऐसे दिवा स्वप्न देखना नहीं चाहिए। अपनी ही सीमा में रहना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुकूल काम करते रहना चाहिए। जमीन पर खड़े होकर आकाश को छूने का प्रयत्न करूं तो ऐसा ही फल निकलता है। मल्लिका मेरी रक्षा न करती तो क्या से क्या हो जाता। मुझे राजकुमारी नहीं चाहिए, मल्लिका ही मेरी योग्य पत्नी है।